नमस्कार, मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक टू ऑल ऑफ यू। ऑल माय केबी वाले फैमिली टू यू हैप्पी रिपब्लिक डे। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। आज हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं संविधान की। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज के दिन से मैं संविधान की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारा रिपब्लिक डे है और आज ही हम अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इससे बेटर दिन मुझे नहीं मिल सकता था। ये मेरे नोट्स हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। इन सभी नोट से हम वन बाय वन सारी चीजें क्लियर करेंगे संविधान के बारे में। संविधान, देखिए अभी तक आपका जो एग्जाम होता था, ये जो स्पेशल क्लास है वो मैं बता देता हूँ, किसी के लिए भी आप ले सकते हैं, बट ये मैंने जो क्लास ली है वो केबीएस टायर 2 के लिए ली है। केबीएस पीआरटी टायर 2 या फिर किसी भी अदर एग्जाम में आता है तब भी आप कर सकते हैं। अभी तक क्या था कि आप जो है संविधान को बस थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे, लेकिन अब आपको रिटन एग्जाम, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। तो उसके लिए मस्ट है कि आप एक एक पॉइंट्स को देखिए, क्योंकि ये आपको लिखना भी होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि संविधान का परिचय क्या है। तो प्रस्तावना किसी दस्तावेज में एक परिचयात्मक कथन है जो दस्तावेज के दर्शन और उद्देश्यों को समझता है। यानी कि प्रस्तावना क्या है, जिसे हम प्रियम्बल बोलते हैं। तो प्रियम्बल क्या है, एक हम बोल सकते हैं कि हमारा जो संविधान है उसके बारे में एक शॉर्ट में दिया गया है कि क्या-क्या हम इस संविधान में पढ़ेंगे, क्या-क्या इस संविधान में होगा। वही आपका है प्रियम्बल, यानी कि प्रस्तावना। एक संविधान में यह इसके निर्माताओं के इरादे, इसके निर्माण के पीछे के इतिहास और राष्ट्र के मूल मूल्यों और सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। यानी कि संविधान निर्माताओं के, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उनको क्या-क्या उद्देश्य थे, वो क्या एम लेकर इसको करना चाहते थे, बनाना चाहते थे, वो सब हमारे प्रस्तावना में दिया गया है। प्रस्तावना जो है वो कुछ वस्तुओं पर या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करती है। संविधान का स्रोत, यानी कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के पास है। जो संविधान का स्रोत है वो क्या है, वो भारत के लोगों के पास है, क्योंकि भारत के लोग जब तक किसी संविधान को अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक उस संविधान को वैलिड नहीं माना जाएगा। हमने उस संविधान को अडॉप्ट किया, हमने माना कि हाँ आज से हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे, इसीलिए हमारे देश में ये संविधान है। भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है, तो हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भारत को एक संप्रभु, ये एक एक वर्ड को याद रखना है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। यहाँ से आपको एक एक वर्ड की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए जो आपसे पूछी जा सकती है। संप्रभु का मीन्स होता है संप्रभु। संप्रभु का मीन्स होता है कि हमारे ऊपर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है, हम फ्री हैं, हम जो चाहें कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग रूल्स बनाएंगे और उन रूल्स को फॉलो करेंगे। समाजवादी का मीन्स है कि हम समाजवाद के सिद्धांत को फॉलो करते हैं, उसकी विचारधारा को मानते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, वह किसी भी पार्टिकुलर धर्म के लिए नहीं है। जैसे आप पाकिस्तान देखेंगे तो वो मुस्लिम कंट्री माना जाता है, लेकिन इंडिया को हम हिंदू कंट्री नहीं बोलते ना। इंडिया में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, इसीलिए उसको बोला गया है धर्मनिरपेक्ष राज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य का मीन्स क्या है कि हमारे देश में, हमारे कंट्री में जो भी लीडर्स हैं उनका चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद में ही वो यहाँ के लीडर बनते हैं। हमारे राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, इसीलिए हम इसको लोकतांत्रिक गणराज्य मानते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की भावना को लेकर ही हमने अपने देश का संविधान बनाया था। नेक्स्ट है इसके उद्देश्यों का विवरण। इसके जो उद्देश्य हैं वो क्या हैं कि सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता ये सुनिश्चित करना। हमारे देश में जितने भी सिटीजन हैं उन सभी सिटीजन्स के लिए न्याय मिलना चाहिए, वो भी इक्वली। स्वतंत्रता मिलनी चाहिए इक्वली, और समानता भी सबको इक्वली ही होनी चाहिए। सारे लोग समान हैं, उनके लिए समान रूल्स दिए गए हैं, इक्वल रूल्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देना। अभी तक क्या था हमारे देश में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, उससे पहले बहुत सारे राजा हुए करते थे, उनके अलग अलग रूल्स थे, उनके अलग अलग किंगडम्स थे, तो उसमें बहुत सारे वेरिएशन थे। आज भी आप देखेंगे कि बहुत सारे हमारे देश में लैंग्वेज बोली जाती हैं, बहुत सारे खान पान हैं,
अलग अलग तरीके का पहनावा है, लेकिन उन सभी को एकजुट करने का काम किसका हुआ? तो वो हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, और ये जो है वो कब बनकर तैयार हुआ? तो आप कहेंगे 26 नवंबर 1949 को ये हमारा रेडी हो गया था। ये बात आप याद रखेंगे। ये मेरे नोट्स हैं और इन सभी नोट्स से ही हम सारी चीजें वन बाय वन कवर अप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इसका इतिहास क्या है, कैसे हमारा संविधान बना, क्यों बना, रीजन क्या था, क्या क्या कठिनाइयां आई, वो सब चीजें हम जानेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान प्रस्तावना के पीछे आदर्श जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य संकल्प, जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य संकल्प लिया था और जिसके तहत 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसे अपनाया गया था। ठीक है, यद्यपि अदालत में लागू नहीं है। संविधान में जो प्रस्तावना है उनके वर्ड्स को लेकर आप किसी भी अदालत में नहीं जा सकते, किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते कि सर इस प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है बट मुझे ये नहीं मिल रहा है। आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चैलेंज करना है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल दिए गए हैं आप उनको चैलेंज करिए। ठीक है, तो वह अदालत में लागू नहीं होते। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को बताती है। प्रस्तावना जो है वो संविधान का मूल एम क्या है, मेन एम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताती है। और जब भाषा अस्पष्ट पाई जाती है तो लेखों की व्याख्या के दौरान सहायता के रूप में कार्य करती है। जब कहीं पर भी कोई डिबेट का प्रश्न आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है वह क्या करती है, एक सरल भाषा के रूप में उसके उद्देश्य को प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट, प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? तो आप सभी लोगों को प्रस्तावना याद करनी है। आज ही आप क्या करेंगे, आप जो नोट्स बनाएंगे उन नोट्स में अपनी प्रस्तावना को लिखेंगे, क्योंकि प्रस्तावना से बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक आपसे पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। हम भारत के लोग, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं कुछ आपको बता देता हूं कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये है आपकी प्रस्तावना है। ये पूरी प्रस्तावना आपको लर्न करनी है। आज ये बात आपको याद रखनी है। तो यह भारत के लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता को इंगित करती है कि भारत के लोग संप्रभु हैं, उनके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है, वो अपने कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र हैं। संप्रभुता का अर्थ क्या है? तो राज्य की स्वतंत्र सत्ता जो किसी अन्य राज्य या बाहरी शक्ति के नियंत्रण में अधीन नहीं है। जो मैं आपको अभी बताया था कि हमारे ऊपर किसी और का अधिकार नहीं है। पहले हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, बट नाउ वी आर फ्री, सो वी आर संप्रभु। हमारा जो कंट्री है वो संप्रभु है। ठीक है, इस शब्द का अर्थ क्या है? संप्रभु का अर्थ क्या है कि भारत की अपनी स्वतंत्र सत्ता है, भारत के ऊपर किसी और का रूल नहीं है और यह किसी अन्य बाहरी शक्ति का प्रभुत्व नहीं है। देश में विधायिका के पास कानून बनाने की शक्ति है जो कुछ सीमाओं के अधीन है। हमारे ऊपर कानून बनाने के लिए कोई और जिम्मेदार बॉडी नहीं है। हम खुद अपने कानून बनाएंगे, उनको फॉलो करेंगे। हमारी कार्यपालिका है, हमारी न्यायपालिका है, सब कुछ हमारा है, यानी कि हमारे ऊपर किसी और का अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि समाजवादी। समाजवादी क्या है? तो इस शब्द का अर्थ है कि लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति करना। लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति करना, ये इसका क्या है? अर्थ है। यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है जहां निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। ध्यान रखना है कि समाजवादी शब्द जो है वो कब जोड़ा गया? तो आप कहेंगे समाजवादी शब्द जो है वह आपका 42 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, 1976 में प्रस्तावना में ये जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमें पढ़ना है किसके बारे में? तो आप कहेंगे धर्मनिरपेक्ष के बारे में, कि धर्मनिरपेक्ष क्या है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी किया था कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है कि हमारे राज्य, यहाँ पर जो राज्य लिखा हुआ है, जो राज्य शब्द है, कहीं पर भी इसमें राज्य लिखा होगा, उस राज्य का मीन्स आपके आज के प्रदेश या राज्य नहीं है, उसका मतलब है हमारा देश। तो धर्मनिरपेक्ष इस शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों को राज्य से समान सम्मान, सुरक्षा और समर्थन मिलता है। हमारे देश में जितने भी धर्म हैं वो सभी स्वतंत्रता के साथ रह सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्शन किसी पर भी नहीं होता। सभी को समान चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं, उनको सम्मान भी मिलता है, उनको सुरक्षा भी मिलती है और समर्थन भी मिलता है इक्वली।
इसे 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। किसको? धर्मनिरपेक्ष शब्द को। ये दो शब्द मैंने बताए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, इन दोनों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे प्रस्तावना में, हमारे प्रियम्बल में ऐड किया गया था। लोकतांत्रिक क्या है? तो इस शब्द का तात्पर्य ये है, देखिए अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि चीजें आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगी। इस शब्द का तात्पर्य यह है कि भारत के संविधान का एक स्थापित रूप है जो चुनाव में व्यक्त लोगों की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करता है। हमारे देश में चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद में ही हमारे एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, हमारा सीएम बनता है, हमारा पीएम बनता है। ये सभी जो है चुनाव के द्वारा होते हैं। सभी को लोकतंत्र में हिस्सा दिया गया है, चाहे वो एजुकेटेड हो, चाहे वो अनएजुकेटेड हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, सभी को इक्वल राइट दिया गया है और उसी इक्वल राइट के अकॉर्डिंग हम वोटिंग करते हैं और हमारा जो भी नेता है वो आता है। गणतंत्र, गणतंत्र क्या है? तो गणतंत्र जो है वो राज्य का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाता है, ये गणतंत्र का अर्थ है। हमारे देश एक गणतंत्र देश है, गणतंत्र कंट्री है। इसका मीन्स क्या है कि हमारे देश का जो मुखिया है, हमारे देश का मुखिया कौन है? तो राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। जहां पर भी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह कंट्री आपका गण राज्य बोला जाता है। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य क्या है? क्यों हमने प्रस्तावना बनाई? क्या इसका उद्देश्य था? तो न्याय। फर्स्ट क्या था कि न्याय को बताना। कैसा न्याय? वो भी आगे हम देखेंगे। तो समाज में व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है, जिसका वादा भारत के संविधान द्वारा। देखिए, आप जब इन शब्दों का प्रयोग अपने राइटिंग में करेंगे, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में करेंगे, तो बेस्ट ऑफ बेस्ट वर्ड्स का मैंने यहाँ पे यूज किया है। इससे अच्छा आपके लिए नहीं हो सकता। अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बेस्ट आपको लिखने के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। आप चाहें तो सेम टू सेम इसके नोट्स बना सकते हैं। ये मेरे नोट्स हैं, आप अपने नोट्स भी सेम बना सकते हैं। आपको कहीं पर भी निराशा फील नहीं होगी, किसी भी एग्जाम को आप दीजिए। न्याय, न्याय के बारे में हमने देखा कि हमारे देश में जितने भी मौलिक अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, वो लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उस बात को कौन जस्टिफाई करेगा? उसके लिए एक न्याय प्रणाली बनानी पड़ेगी। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो प्रस्तावना है, वो क्या करती है? न्याय व्यवस्था की व्यवस्था करती है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया गया है। कितने प्रकार का? तो आप कहेंगे हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, जस्टिस की बात की गई है। फर्स्ट आप कहेंगे तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये क्वेश्चन कई बार आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया है कि हमारे प्रस्तावना में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में कितने टाइप के न्याय को बताया गया है? तो आप कहेंगे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कौन कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक क्या है कि हमें समाज के सामने सभी को इक्वली मानना है। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि संविधान जाति, पंथ, लिंग, धर्म आदि किसी के आधार पर भेदभाव रहित समाज का निर्माण करना चाहता है। हमारा जो प्रियम्बल है वो कहता है कि संविधान में किसी भी जाति, पंथ, लिंग और धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम इन सभी को इक्वल मानते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हम इक्वल राइट्स देंगे। चाहे वो किसी भी जाति से रिलेटेड हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कुछ भी हो, चाहे वो किसी पंथ से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी धर्म हो उसका, चाहे कोई भी लिंग हो, हम उनको इक्वल राइट्स देते हैं, हम उनको इक्वल मानते हैं। नेक्स्ट, राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या है कि सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक अवसरों में भाग लेने की समानता, स्वतंत्रता और निष्पक्ष अधिकार हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि राजनीति यदि आपको करना है, किसी का कोई भाषण चल रहा है, कोई नेता आया है, तो आप वहां पर जा सकते हैं। चाहे आप किसी अपोजिशन की पार्टी के हैं तब भी आप वहां पर जा सकते हैं। आपको अपनी पार्टी बनाने का भी अधिकार है। तो ये आपका आता है कि राजनीतिक न्याय के बारे में। नेक्स्ट है आपका प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य था इसका? क्यों हम इसको फॉलो कर रहे हैं? तो उद्देश्य क्या था कि आर्थिक न्याय। अभी हमने देखा था क्या क्या? सामाजिक न्याय। पीछे अभी हमने देखा था ना, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और नेक्स्ट क्या है हमारा? आर्थिक न्याय। आपको आर्थिक न्याय भी दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए एक पोस्ट है ए, ठीक है, एक पोस्ट है ए, ठीक है, जहां पर एक मेल पर्सन वर्क कर रहा है और जहां पर एक फीमेल पर्सन वर्क कर रहा है। ए छोड़िए, यहाँ पर लिख लेते हैं हम केबीएस, ठीक है, केबीएस की एक जॉब है।
आप सभी जिसकी तैयारी कर रहे हैं, वहां पर आप मेल हैं जॉब कर रहे हैं, एक फीमेल है जो जॉब कर रही है। अब दोनों को सैलरी इक्वली दी जाती है ना, ऐसा तो नहीं है कि इसको जो है मेल है तो इसको 90,000 दी जा रही है और ये फीमेल है तो इसको 60,000 दी जा रही है। ऐसा नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में, हमारी प्रस्तावना में भी ये बोला गया है कि समान आर्थिक न्याय देना है। ठीक है, आर्थिक न्याय की बात की गई है कि उनको अगर सेम पद पर हैं तो सेम सैलरी देनी है, सेम फैसिलिटीज भी देनी है। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि लोगों के साथ उनकी संपत्ति, आय और आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसा भी नहीं होता कि भाई आप इस प्रकार से धनी हैं तो आपको ये जॉब नहीं दी जाएगी। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक व्यक्ति, मान लीजिए ए व्यक्ति और बी व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं, ये जो है इसके फादर जो है, ए वाले के फादर जो है 1 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं, 1 लाख रुपीज पर मंथ कमाते हैं, और इसके फादर जो हैं वो पर मंथ ओनली 4 to 5 thousand रुपीज कमाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसको जॉब दी जाएगी इसको नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसके जो फादर हैं वो कम कमाते हैं या फिर इसके फादर ज्यादा कमाते हैं, इसलिए इस बेस पर आपको जॉब दी जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये सब हमारे संविधान में और हमारी संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को समान पद के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीआरटी में चाहे वो मेल हो फीमेल हो, समान उनको वेतन मिलेगा, समान सैलरी मिलेगी, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, उसको इक्वल ही सैलरी मिलनी है। ठीक है, नेक्स्ट, समानता। तो कितने प्रकार की समानता की बात की गई है वो भी आगे हम देखेंगे, और एक एक पॉइंट को बारी बारी से देखने वाले हैं। समानता क्या है? तो समानता जो है वो किसी भी वर्ग विशेष को कोई भी स्पेशल राइट्स नहीं देती, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। जैसा कि इसमें लिखा है कि समानता शब्द का अर्थ है कि समाज के किसी भी वर्ग को कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं है और सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के हर चीज के लिए समान अवसर दिए गए हैं। कानून के समक्ष हर कोई बराबर है। अभी हमने देखा कि यदि आप कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अगर आपको पनिशमेंट मिलता है तो जो पनिशमेंट आपको मिलेगा वो दूसरे को भी मिलेगा, अगर सेम टाइप का क्राइम है तो, क्योंकि यहाँ पर समानता की बात की गई है हमारे संविधान में। मान लीजिए आप तो अच्छे इंसान हैं, आप कुछ भी गलत नहीं करते। मान लीजिए ए पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी। ठीक है, पर्सन ए ने अगर मर्डर कर दिया और पर्सन बी ने मर्डर कर दिया, तो मर्डर करने पर दोनों को ही जो सजा है वो बराबर मिलनी चाहिए, अगर सेम तरीके का मर्डर है तो। ठीक है, मर्डर किया है तो सेम ही सजा दोनों को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बारे में यदि हम देखें तो स्वतंत्रता आप सभी लोग जानते हैं कि हमें अपने जीवन को जीने की स्वतंत्रता है। हम किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करेंगे ये हमारी स्वतंत्रता में आता है। यहाँ पे लिखा है कि स्वतंत्रता शब्द का अर्थ है लोगों को अपनी जीवन शैली चुनने, राजनीतिक विचार प्रस्तुत करने, यानी कि हम अपनी राजनीतिक विचार भी प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं जो चाहूं बोल सकता हूं, बस क्या होना चाहिए, किसी दूसरे को हार्म नहीं होना चाहिए। और समाज में व्यवहार करने की स्वतंत्रता, मैं किसी के भी साथ उठ बैठ सकता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं उसके साथ नहीं बैठ सकता, उसके साथ नहीं बैठ सकता, मेरे तालमेल अच्छे हैं तो मैं बैठ सकता हूँ। स्वतंत्रता का मतलब कुछ भी करने की आजादी नहीं है। अभी मैंने क्या बताया कि वही करना है जिससे किसी अदर पर्सन को प्रॉब्लम ना हो। अगर किसी अदर पर्सन को प्रॉब्लम हुई तो वो स्वतंत्रता नहीं है। अब मान लीजिए आप अपने घर पे डीजे बजा रहे हैं, आपके घर पे कोई फंक्शन है, आप अपने घर पे डीजे बजा रहे हैं। अब डीजे तो बजा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या कि पड़ोस में किसी की डेथ हो गई है या फिर किसी बच्चे का एग्जाम है, अब उसको डिस्टर्ब हो रहा है। अब आप कहेंगे कि मुझे तो स्वतंत्रता मिली हुई है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी अदर पर्सन को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर वो चाहे तो आपके ऊपर कंप्लेंट कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्रता है कि आप कर सकते हैं, बट ये स्वतंत्रता नहीं है कि किसी दूसरे के अधिकारों का हनन करें। अगर आप डीजे बजा रहे हैं और किसी और को प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मीन्स क्या है कि आप किसी अदर व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, जो कि आपको ऐसी कोई भी गारंटी हमारा संविधान नहीं देता। लेकिन आपको कानून द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत करना है। यहाँ पे लिखा है कि आपको जो भी करना है वो कानून के अंतर्गत ही करना है, कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं।
बंधुता, बंधुता क्या है? तो हमारी जो भाईचारे की भावना होती है कि हमें सबको मिलजुल कर रहना है और इस देश को आगे बढ़ाना है। यही है हमारा भाईचारा यानी कि बंधुता। बंधुत्व राष्ट्र में गरिमा और एकता को बढ़ावा देने में मदद करता है, क्योंकि हमारे देश में यदि हम एक दूसरे को भाई-बहन मानकर कार्य करेंगे, तो हमारा देश डेफिनिटली बहुत जल्द ग्रो करेगा और हम बहुत आगे होंगे। री बेरुआरी। अब बेरुआरी केस के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये री बेरुआरी क्या है? ये उसके बाद में जो हुआ था उसको दोबारा से जो हुआ। अनुच्छेद 143 1 के तहत बेरुआरी संघ से संबंधित भारत-पाकिस्तान समझौते के कार्यान्वयन और परिक्षेत्रों के आदान-प्रदान के संदर्भ में दिया गया था, जिस पर 8 न्यायाधीश वाली पीठ ने विचार करने का निर्णय लिया था। देखिए, इसको अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं। बेसिकली आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे पढ़ लीजिए, क्योंकि बेरुवाली एक बहुत ही फेमस केस है और केशवानंद भारती, ये 2 केस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। इन दोनों केस के बारे में हम क्या करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएँगे और उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 लाइन में पढ़ना इसको पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कोर्ट ने कहा, ये सब बाद में देख लेंगे, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा देख लेते हैं, चलो, ठीक है? अनुच्छेद 143 1 के तहत बेरुवारी संघ से संबंधित भारत-पाकिस्तान समझौते के कार्यान्वयन और परिक्षेत्रों के आदान-प्रदान के संदर्भ में एक केस हुआ। उसमें क्या किया गया कि भारत-पाकिस्तान के जो समझौते हुए थे और उनका जो कार्यान्वयन है, उसके संबंध में एक डिसीजन आया था, जो आपका बेरुवारी केस के अंतर्गत आता है और जिसमें आपसे कई बार पूछा गया है कि कितने न्यायाधीशों की जो पीठ है, वो वहाँ पर बैठी थी। तो कितने न्यायाधीश थे उस ज्यूरी में? तो आप कहेंगे 8, ठीक है? 8। और इसमें कहा गया था, कोर्ट ने कहा कि निर्माताओं की मंशा जानने के लिए प्रस्तावना का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता। उन्होंने बोला कि निर्माताओं की मंशा जानने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर क्यों उसको बनाना चाहते हैं, ये जानने के लिए हम उसको फॉलो अप कर सकते हैं, लेकिन उसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जाता। ध्यान रखना है, अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान का हिस्सा प्रस्तावना है या नहीं, तो आप कहेंगे प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट हमारा एक केस था, केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में हुआ था। इनकी डेट्स जरूर याद रखनी है, जैसे हमारा बेरुवारी था और एक है केशवानंद भारती। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं और इनके बारे में हम डिटेल से एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। केशवानंद भारती केस जो है वो 1973 में हुआ था और इस मामले में पहली बार एक याचिका पर सुनवाई के लिए 13 न्यायाधीशों की पीठ बुलाई गई थी। सबसे बड़ी जो पीठ है वो यही है। पीठ बोलते हैं बेंच, ठीक है, यानी कि ज्यूरी। कितने उसमें न्यायाधीश थे, कितने जज थे? तो आप कहेंगे 13 जज थे। किसमें? केशवानंद भारती केस में। और आपका वेरुवारी में कितने थे? तो वेरुवारी में थे 8, ठीक है, वेरुवारी में 8 थे। कोर्ट ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना जाना चाहिए और संविधान के कानूनों और प्रावधानों की व्याख्या में प्रस्तावना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है कि वेरुवारी केस के आधार पर क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? तो आप कहेंगे नहीं, बेरुवारी के आधार पर नहीं है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि केशवानंद भारती केस के आधार पर क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? तो आप कहेंगे हाँ। ये 2 बातें अलग-अलग हैं और दोनों बातों को बहुत ही गंभीरता से देखना है। इसके बाद हमें पढ़ना है भाग 1, जिसमें आएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो कि हमारा आएगा अनुच्छेद 1 से 4 तक, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और अभी तक यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।